एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बात कर रहे हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के बारे में, जिसका आज पार्ट 2 डिस्कस होगा। इस पार्ट में हम कॉलरा और SARS सार्स के बारे में बात करेंगे। कॉलरा एक ऐसी बीमारी है जिसमें डायरिया जैसे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरा। ठीक है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। एक्यूट डायरियल इलनेस कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। और किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? विब्रियो कॉलरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम याद करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ना एग्ज़ाम्स में हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि हम पूरी कहानी लिख लें। हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ वर्ड्स जो कि इम्पॉर्टेंट है वो भी अगर लिखे हुए हैं, तो बाकी तो आप कुछ भी कहानी बनाते हैं, वो बनाते रहे, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता, उसका इतना मतलब होता है। बट हाँ, जो इम्पॉर्टेंट है वो लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिए। याद रखिएगा कि V कैपिटल है, C स्मॉल है। जीनस और स्पीशीज में हमारा ये डिफरेंस होता है। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़ दैट कॉज सीवियर वाटरी डायरिया। इन्फेक्शियस डिसीज़ है और क्या होता है इसमें? हमारा वाटरी डायरिया होता है, लूज मोशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। लीड्स टू डिहाइड्रेशन एंड इवन डेथ इफ़ अनट्रीटेड, मतलब कि अगर हमने इसे ट्रीट नहीं किया तो डेथ भी हो जाएगी। और डिहाइड्रेशन का तो प्रॉब्लम होता ही है, मतलब कि फ्लूइड लॉस बहुत एक्सेसिव रेट पे होता है, तो वो इशू तो होना ही है। सिम्टम्स हमारे माइल्ड भी हो सकते हैं, मतलब बहुत कम से बहुत सीवियर भी हो सकते हैं। सीवियर में मैंने बताया आपको डेथ हो सकती है, इससे ज़्यादा क्या सीवियर चाहिए। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ते हैं। जो विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया, उसके बारे में क्या है कि कॉमा शेप्ड है, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है वो कॉमा शेप्ड है। ग्राम नेगेटिव एरोबिक, एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रह सकता है। और फैकल्टेटिव एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन में रह सकता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और कभी कभार एब्सेंस में भी। ठीक है, हाईली मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम। फ्लैजेला टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूव करते रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड इज आवर्स टू डे, मतलब कि सिम्टम्स आने में, प्रॉब्लम क्रिएट होने में घंटों से, मतलब कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक का पीरियड होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? वाया स्टूल्स और वॉमिट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो मतलब स्टूल पास अपना वो एक ओपन एरिया में कर रहा है, जैसे कि अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे वहाँ पे स्टूल्स अभी तो खैर काफ़ी कम है, बट स्टिल कुछ एरियाज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में है। ऑल्दो अब तो बहुत ही कम है ये प्रॉब्लम, बट स्टिल ठीक है। स्टूल्स और वॉमिट, अगर आप किसी ऐसी खुली एरिया में वॉमिट या स्टूल्स के पास करते हैं, तो इससे मतलब अगर वो स्टूल्स या वॉमिट एक इन्फेक्टेड पर्सन के, तो एक नॉर्मल पर्सन अगर वहाँ से जाएगा तो उसको भी वो इशू हो सकता है। कंटैमिनेटेड वाटर और फूड, मतलब इस पर्सन जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका अगर फूड या वाटर आप उसका यूज़ करेंगे तो होगा। पुअर सैनिटेशन कंडीशन, यानी कि साफ़ सफाई नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आपके पास एजुकेशन तो नहीं है इस बीमारी के बारे में, पर आप साथ ही साथ आप एक जो लाइफ अपनी जी भी रहे हैं ना, वो भी बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से जी रहे हैं। ठीक है, टाइप ओ ब्लड ग्रुप, इसका ना रीज़न बहुत बड़ा है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं समझा रही हूँ, बट हाँ, जिसका ब्लड ग्रुप टाइप ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप जिसका भी है, उसको ये इशू होना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, कभी टाइम मिला तो उसको मैं डिटेल में बताऊँगी। हाइपोक्लोरहाइड्रिया, इसमें मतलब क्लोरीन का अमाउंट भी बहुत कम हो जाता है, मतलब सॉल्ट का अमाउंट भी बहुत कम हो ही जाता है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें डायरिया की प्रॉब्लम है। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। देखिए, नो यूरिन प्रोडक्शन, मतलब यूरिनेशन बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम हो जाएगा। स्टमक पेन, मसल क्रैम्प, हमारी बॉडी में पेन होने लगेगा, स्टमक पेन होगा, वीकनेस होगी, रिंकल हैंड, मतलब हैंड्स में डॉट डॉट रिंकल्स आ जाएंगे। टेकिकार्डिया, यानी कि हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सनकन चीक्स एंड आइज, मतलब आंसू आने लगेंगे, तब इसमें कोई रेड हो जाएगी और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ठीक है, बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसको पता कर सकते हैं। स्टूल स्पेसिमेन, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका स्टूल लेके, जो भी उसका फीकल मटीरियल उसको हम चेक करके पता कर सकते हैं। RDT, R फॉर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कॉलरा। इस डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम पता कर सकते हैं किसको कॉलरा है किसको नहीं है। एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट भी एक होता है जिसमें सीरम का टेस्ट होता है बेसिकली, उससे भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? अब देखिए, इसमें क्या डिहाइड्रेशन होता है, मतलब हमारी बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है ना,
तो हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन मतलब जो फ्लूइड निकल रहा है उसको रिप्लेस करेंगे। तो डिहाइड्रेशन करेंगे ORS के थ्रू टू रिप्लेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब सपोज कोई जो ना बहुत ही बीमार है, उसको आप सिरिंज लगा के आप उसको पानी थोड़ी पिलाते रहेंगे। अब क्या करेंगे, आप IV इंजेक्शन IV फ्लूइड्स के थ्रू आप देंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड के थ्रू देंगे। जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को आप पिलाएंगे नहीं बैठाल के, आप उसके इंजेक्ट करेंगे। जिंक सप्लीमेंट्स मतलब जिसमें डायरिया के जो एपिसोड्स हैं, मतलब लूज मोशन है, ऐसे जो भी इश्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर उसकी सीवियरिटी, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो उसको कम करने के लिए या फिर उसकी ड्यूरेशन कम करने के लिए हम जिंक सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे, उसको देंगे। एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स का कॉलरा से कोई नाता नहीं है, बट हाँ डायरिया से बहुत है, तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। रिड्यूस कॉलरा रिलेटेड डायरिया, ठीक है, कॉलर से रिलेटेड जो डायरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है उसको एंटीबायोटिक्स ट्रीट करेंगे और जो भी सिम्टम्स हैं उसको भी कम करेंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देखिए पूरे चैप्टर में आपको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पढ़ना है, एक ही चीज़ है, हर उसमें एक ही चीज़ है, बस वैक्सीन का नाम डिफरेंट है और कुछ और पॉइंट, बाकी सब सेम है। पहला क्या है, सेफ फूड। आप जो भी खाना खाते हैं उसको प्रॉपर्ली कुक करिए, रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाइए। क्यों रॉ नहीं खाइए, कच्ची होंगी, पता नहीं कहाँ रखी हूँ, कहाँ से तोड़ी हूँ, कहाँ से उठाई हूँ, क्या पता वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया लग गया हो। ठीक है, तो आप फूड को थॉरोली अच्छे से कुक करिए, अपने वो हाथों को अच्छे से धोइए, जब खाना खा रहे हैं या खाना खाने के बाद उसको अच्छे से धोइए। जो वाटर है वो साफ़ होना चाहिए, कंटैमिनेटेड नहीं होना चाहिए, अनकंटैमिनेटेड होना चाहिए, मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया, मतलब सिंपली प्योर वाटर होना चाहिए, डिस्टिल वाटर हो। पब्लिक हेल्थ, डिस्टिल वाटर मतलब ये नहीं कि उसमें कोई आयरन सी ना हो, नॉर्मल जो RO वाला पानी होता है वो पी लीजिए। पब्लिक हेल्थ मेजर मतलब आप अपनी ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करिए, अपने पब्लिक को बताइए और एजुकेट करिए लोगों को। वैक्सीनेशन, 3 इसकी वैक्सीन्स हैं, पहला है ड्यूकोरल, शैनचॉल एंड यूवीचॉल। ठीक है, ये 3 इसकी वैक्सीन, आई थिंक ये दोनों आपके यूवी और शैनचॉल लगा के आप ईजिली याद जाइए। ठीक है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किसी डिसीज़ को प्रिवेंट करती हैं ब्रॉड रेंज पे, मतलब अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेशन से आप वो डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें आती है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक ऐसी एंटीबायोटिक ही है, ठीक है, प्रोटीन का मैकेनिज्म वाली होती है। टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग ऑफ चॉइस है जो हम कॉलरा के केस में देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सार्स की। सार की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ फीवर हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ कोल्ड है, ऐसा नहीं है वीकनेस है, ऐसा नहीं है क्रैम्प्स है, मतलब मैनी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, उसको कहते हैं सिंड्रोम। सार्स की फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है, मतलब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रेस्पिरेटरी इलनेस है जिसमें हमारी जो लंग्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जो एल्विलाई सब होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे हमारी रेस्पिरेटरी इलनेस है, हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। एंड देयर इज़ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें सांस लेने में भी डिफिकल्टी आएगी। पहली बार ये डिसीज़ कहाँ इमर्ज आउट हुई थी चाइना इन 2002। ट्रांसमिशन कैसे एक जने से दूसरे जने में फैलती है, पहला है सलाइवा एक्सचेंज। सलाइवा एक्सचेंज में जैसे किसी का जूठा आपने पानी पी लिया, खाना खा लिया, इस सब से। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, अगर आप किसी से हैंडशेक करें या हग करें तो ये डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, सिंड्रोम। स्पीकिंग टू अदर विद इन 3 फीट डिस्टेंस, मतलब आपके कोई जना है वो आपके 3 फीट डिस्टेंस है उससे कम के रेंज में खड़ा हुआ है तो भी होता है। टचिंग कंटैमिनेटेड सरफेस, कोई भी सरफेस है जो कंटैमिनेटेड है, उस पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन छू चुका है, कुछ और इश्यूज़ है वहाँ पे। ड्रॉपलेट्स एंड शेयरिंग यूटेंसिल्स, मतलब कि अगर उसने स्नीज करा है इन्फेक्टेड पर्सन है तो उस ड्रॉपलेट से या फिर कोई भी यूटेंसिल्स हैं, कोई भी बर्तन वगैरह हैं, उससे भी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सिम्टम्स की। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसके, बहुत फीवर होगा, अभी भी सिम्टम इतने ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक सिंड्रोम है, बहुत तेज़ फीवर होगा, कफ होगा, ड्राई कफ होगा, मतलब सूखी खांसी जिसे हम कहते हैं, सो थ्रोट, गले में दिक्कत आएगी, खराशे होंगी, सर दर्द होगा। हाइपॉक्सिया क्या होता है, जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तभी तो हम सांस और ज़्यादा कोशिश करेंगे, नहीं ले पाएंगे, तो हमारे हाइपॉक्सिया की कंडीशन भी जनरेट हो जाती है, जिसमें O2 हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम हो जाता है। नोजिया, वॉमिटिंग विद चक्कर, वॉमिटिंग, उल्टी, फीवर, ये सब। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती है, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख बंद हो जाती है, कम हो जाती है।
किडनी और हार्ट फेलियर, अगर बहुत सीवियर हो चुका है तो आपका किडनी या हार्ट फेलियर भी हो जाएगा। डायग्नोसिस, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं? पहला है ब्लड टेस्ट के थ्रू, ब्लड में चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन है कि नहीं है। बाकी भी ब्लड टेस्ट के थ्रू कि अगर कोई हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है या कुछ भी, इससे आप पता कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे, हमारी लंग्स की प्रॉब्लम है तो हम चेस्ट का अगर एक्सरे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पल्स ऑक्सीमेट्री, इसमें हम क्या चेक करेंगे कि ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। नॉर्मल होती है, हेल्थी इंडिविजुअल होती है 94 to 96%, पर जो इन्फेक्टेड होती है उससे 90 से भी कम होती है। ठीक है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट, कैसे करते हैं? एंटीबायोटिक्स के थ्रू करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसे देते हैं जिसके जो रिएक्शन है, मतलब उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हों, मतलब ये काफ़ी चीज़ों को ठीक करे। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हर टाइप के बैक्टीरिया को, वायरस को किल करे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस, मतलब इनके टाइप्स को किल करे। जो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं वो किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस के लिए ही यूज़फुल होती है, बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम काफ़ी उपयोगी होती है। एंटीवायरल एजेंट जिसमें ये साइक्लोवीर आता है, ये सब भी आप देते हैं। जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनको हम काफ़ी केयर होती है, उनकी ऑब्जर्वेशन, हम उनको ऑब्जर्व भी करते हैं, उनकी रीडिंग्स से हम उनको डायग्नोस करते रहते हैं बार बार। ठीक है, पता करने के लिए कि कहीं सिचुएशन हाथ से निकल ना जाए। टिल डेट कोई भी वैक्सीन नहीं है सार्स की। ठीक है, नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल टू प्रिवेंट सार, टिल डेट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? हैंड हाइजीन मेंटेन करिए, हाथ धोइए अपने। अगर आप कफ खांसी आ रही है, कुछ करें तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल हैंड की हैंडकरचीफ यूज़ करने के अलावा आप डिस्पोजेबल टिश्यू यूज़ करिए, जिससे आपको जब खांसें तो आप उसको डिस्पोज कर लें इजीली। तो यूज़ डिस्पोजेबल टिश्यू टू कवर माउथ एंड कफिंग, मतलब जब खांस रहे हो, जब छींक आ रही हो, तब डिस्पोजेबल टिश्यू का आप हेल्प लीजिए, जिससे आप उनको बाद में फेंक सकें। टच, डू नॉट टच फेस, बार बार अपना फेस पे नोज़ है, आईज़ है, ईयर्स हैं, ये सब चीज़ें बार बार टच ना करें। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद सिक, जो भी बीमार है उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में मत आइए। सर्जिकल मास्क यूज़ करिए अगर पैंडेमिक की सिचुएशन हो रही है, और अपने आप को क्वारंटीन करिए, आइसोलेट करिए अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स लगे। ठीक है, यहीं पे हमारे ये दो प्रॉब्लम्स, दो डिसीज़ेस ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इबोला की, इबोला वायरस, और आई थिंक और इन्फ्लुएंजा की। ठीक है, ये दो डिसीज़ के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।